हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आज आप लोगों के लिए लाए हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती जो एलटी ग्रेड का आ रहा आया आने वाला है, वैकेंसी या आ गया है, जो ऑनलाइन आप लोग फॉर्म भर रहे हैं उसके संबंध में कॉमर्स का पीवाईक्यू अर्थात इसका एग्जाम 2018 में हुआ था। तो जो 2018 में एग्जाम हुआ था उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सारे पीवाईक्यू आपको मैं कराऊंगा। ठीक है ना। टोटल क्वेश्चनों की संख्या 150 है और उस 150 क्वेश्चनों में से ध्यान दीजिएगा 150 टोटल क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 30 आपके जीएस के पूछे गए थे और 120 आपके कॉमर्स के पूछे गए थे। तो केवल 120 क्वेश्चन जो कॉमर्स से पूछे गए थे वो मैक्सिमम कहाँ कहाँ से थे, किस टाइप के क्वेश्चन थे, ये सारी चीजों को आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो जल्दी से तैयार हो जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंडों में शेयर भी कर दीजिएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, जो ज्वाइन होना चाहते हैं हमसे तो ज्वाइन हो सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, एक एक क्वेश्चन लिखा है एलटी ग्रेड कॉमर्स असिस्टेंट टीचर एग्जाम 2018। ये 2018 का पेपर इस समय कराने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि जो 2025 में अभी वैकेंसी जो आई है, जिसका आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, उसको ये इसको देखकर ये स्टडी कर लेना कि भाई कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्योंकि यूपीपीएससी जो एग्जाम लेता है उसका अपना अलग स्टैंडर्ड होता है, अपना अलग लेवल होता है। उसी लेवल से आप लोग का इस एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसका बताने का मतलब ये था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का है, बिजनेस इन्वायरमेंट का है क्वेश्चन कि एक आर्थिक वातावरणीय कारक है। मतलब कह रहा है कि एक इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट का मेन कारक कौन है, मेन फैक्टर्स कौन है, मतलब कौन आर्थिक वातावरण से रिलेटेड है। प्रबंध ज्ञान पर दबाव, इसमें कोई भी कहीं भी इकोनॉमिक्स से बात नहीं की गई है, पैसे से इकोनॉमी से कोई लेना देना हमारा नहीं है। राष्ट्रीय आय और इसका वितरण, नेशनल इनकम जो होती है वो पैसे से हमारी रिलेटेड होती है, धन से रिलेटेड होती है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जाता है, धन से रिलेटेड होता है। तो ऑप्शन नंबर ये सही है। सी में देखते हैं लाभदायकता और इसका वितरण, श्रमिकों वर्ग की रूपरेखा और परिवर्तनशील। कुछ लोग लाभदायकता वगैरह का भी और उसका डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात करते हैं, लेकिन आयोग ने जो आंसर माना था और नेशनल इनकम और इसका डिस्ट्रीब्यूशन माना था। ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन हम ले रहे हैं। सेकंड हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि कार्य आवश्यकता नियोजन का अनुक्रम है। कह रहा है कि कार्य आवश्यकता नियोजन का अनुक्रम है। मतलब कह रहा है कि जो वर्क हमारी है, जो हमारी नीड है, उसका प्लानिंग का कौन सा कह रहा है क्रम सही है। देख, कोई भी चीज का जब हम प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले उसका कार्य सूची बनाते हैं, कार्य उसका वर्णन करते हैं और उसका मूल्यांकन करते हैं। ये सही है। या कार्य का मूल्यांकन पहले करते हैं, फिर उसकी सूचना, कार्य का फिर वर्णन करेंगे। कार्य वर्णन, कार्य मूल्यांकन, कार्य सूचना, उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मूल्यांकन का जो कार्य काम आता है वो सबसे लास्ट में आता है और सबसे पहले उसकी जो रूपरेखा बनाई जाती है वो पहले आता है। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ये सही है। इसी तरह एक और क्वेश्चन दिया गया है, एक कंपनी से क्वेश्चन है, ठीक ना, वो आपका मैनेजमेंट से क्वेश्चन था कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 268 के अनुसार एक निजी कंपनी की न्यूनतम प्रत्यक्ष अंश पूंजी होनी चाहिए। मतलब कह रहा है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 268 के अनुसार एक निजी कंपनी में न्यूनतम अंश पूंजी कितनी होनी चाहिए। तो दिया है 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख और 1 लाख। तो न्यूनतम पूंजी वैसे मिनिमम कितनी भी हो सकती है, लेकिन एक बहुत मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है कि 1 लाख से कम आपकी नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, डी। ठीक है, एक एक क्वेश्चनों को आप लोग बस रीड करके देखते जाइएगा और जो बड़े क्वेश्चन होंगे अब यहाँ पे देखिएगा। एक सुमेलित करने वाला क्वेश्चन आया है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कीजिए।
थोड़ा सा इसको और ऊपर बढ़ाते हैं ताकि उन सूची 1 और सूची 2 को हम अच्छे तरीके से रीड कर सकें। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले सूची ए दिया गया है। सूची ए नियोजन। नियोजन का सीधे संबंध आपका पूर्वानुमान से होता है। स्टाफिंग दिया है, इसका संबंध आपका प्रशिक्षण से होता है। निर्देशन दिया है, इसका संबंध अभिप्रेरणा से होता है। नियंत्रण दिया है, इसका संबंध मूल्यांकन से होता है। तो नियोजन का दो दिख रहा है, स्टाफिंग का एक दिख रहा है, निर्देशन का चार दिख रहा है, नियंत्रण का 3। पहला ऑप्शन आपका सही। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपके 2018 वाले एग्जाम में पूछे गए थे। यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखिए, 2 क्वेश्चनों का यहाँ पे सेट ला रहे हैं। जो बड़े क्वेश्चन है उसका एक ही का सेट लाएंगे। क्वेश्चन हमारा 5 दे रहा है कि उद्देश्यों द्वारा प्रबंध मतलब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट अर्थात एमबी दृष्टिकोण के अंतर्गत प्रत्येक उद्देश्य में आवश्यक तत्व नहीं है। मतलब कह रहा है कि एमबीओ के अंतर्गत या एमबीओ के दृष्टिकोण से कौन सा उद्देश्य आवश्यक तत्व नहीं है। लागत तत्व, मानवीय संबंध तत्व, समय तत्व, मापन तत्व। देखिए मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट एक आता है कि उसके यहाँ मापनी तत्व भी है, समय तत्व भी है, मानवीय तत्व है, कॉस्ट तत्व नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही। अगला है लोकतांत्रिक संगठन का उच्चतम प्रारूप है। मतलब पूछ रहा है कि कौन सा हमारा लोकतांत्रिक संगठन है। लोकतांत्रिक जैसे देखे होंगे संगठन के कौन कौन से प्रारूप है, रेखा संगठन, ठीक ना, कर्मचारी संगठन और कार्यात्मक संगठन, समिति संगठन, स्टाफ संगठन, ऐसे संगठन दिए गए। तो रेखी तो सबसे पुराना होता है, कार्यात्मक संगठन इसके बाद आता है, समिति जो संगठन होता है ये सबसे लोकतांत्रिक संगठन है। ये कई बार एग्जामों में, डिफरेंट एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका सी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान सही है। मतलब कुछ कॉम्बिनेशन दिया गया है, जोड़े का मिलान पूछ रहा है। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने मानवीय संबंध का दृष्टिकोण नहीं दिया था, एल्टन मेयो ने दिया था। गलत है। हेनरी फ्यूल के प्रबंध की सार्वभौमिकता, ये सही है। हेनरी फ्यूल ने प्रबंध की सार्वभौमिकता का वर्णन किया था। एल्टन मेयो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है नहीं। मैरी पार्कर फॉलो वैज्ञानिक प्रबंध है नहीं। तो वैज्ञानिक प्रबंध एफ.डब्ल्यू. टेलर थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही। एक परिभाषा के अंतर्गत कह रहा है कि टांसले, क्लार्क और क्लार्क द्वारा वर्णित विपणन के कार्य है। कह रहा है कि मार्केटिंग के इसके अनुसार क्लार्क और टांसले के अनुसार विपणन के कितने कार्य दिए गए हैं। तो इनके अनुसार विपणन के 7 कार्य दिए गए हैं। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ये गलत ऊपर नीचे हो गया है ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना है, ये चलिए ये बी होगा, ये सी होगा। सही सी होगा। 7C और 4C वही वाला है। नेक्स्ट है एकल स्वामित्व संगठन के दोषों में से एक है। मतलब कह रहा है एकाकी व्यवसाय या सोल प्रोप्राइटरशिप का कौन सा डिमेरिट्स है, कौन सा दोष है। असीमित दायित्व, गोपनीयता, प्रबंध की निम्न लागत, उपयुक्त सभी, इनमें से कौन सा एकल स्वामित्व संगठन का दोष है बताइए। असीमित दायित्व, अनलिमिटेड जो लायबिलिटीज होती है एकाकी व्यवसायी का सबसे मुख्य दोष है। इकोनॉमी से क्वेश्चन आया है कि अर्थशास्त्र की वह शाखा जो जोर देती है कि क्या होना है, क्या होना चाहिए कहलाती है। ये अर्थशास्त्र की वो कौन सी शाखा है जिसमें इस बात पर फोकस करती है कि क्या होना चाहिए बताइए। व्यष्टिभावी अर्थशास्त्र, समष्टिभावी अर्थशास्त्र, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र, सकारात्मक आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। ये ऑप्शन नंबर हमारा इसका सी आंसर सही। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी देखिए कॉम्बिनेशन करने का है। यहां ध्यान दीजिएगा 11 नंबर में निम्नलिखित तालिका से ज्ञात किया जाता है कि फर्म किस नियम से कार्य कर रही है। मतलब नीचे कुछ टेबल दिया गया है और पूछा जा रहा है कि फर्म किस रूप में कार्य कर रही है या किस नियम के अनुसार कार्य कर रही है। यहाँ साधन की इकाइयां दे रही है और यहाँ टोटल उत्पादन दे रहा है। कह रहा है कि यदि 1 इकाई का यूज करते हैं तो उत्पादन होता है 10, 2 इकाई का यूज करते हैं उत्पादन होता है 25, तीसरी इकाई का उत्पादन करते हैं तो 50, चौथी इकाई पर 85 और 5वीं इकाई पर 135। पूछ रहा है यहाँ पे कौन सा उत्पादन का नियम लागू होता है। उत्पत्ति ह्रास नियम, उत्पत्ति स्थिरता नियम, उत्पत्ति वृद्धि नियम की उपयुक्त सभी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे हम इकाइयों में वृद्धि करते जा रहे हैं
हमारे कुल उत्पादन, टोटल प्रोडक्शन उसी रेशियो में या उससे ज्यादा रेशियो में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। तो यहां पे जब बढ़ रहा है तो वहां पे उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होगा। ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा और ऊपर कर दें इसको। एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। इस न्यूमेरिकल के क्वेश्चन में दे क्या रहा है, ध्यान से देखिएगा। यदि Q1 इक्वल टू 20,000, Q2 इक्वल टू 25,000, P1 इक्वल टू 10 और P2 इक्वल टू 8 हो तो मांग की कीमत लोच अनुपातिक रीति से कितनी होनी चाहिए? ये अच्छा क्वेश्चन। तो यहां पे हमारा एक फार्मूला होता है कि ईडी इक्वल टू माइनस ईडी इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है कि Q2 माइनस Q1 अपॉन P2 माइनस P1 मल्टीप्लाई, इसके बाद होता है मल्टीप्लाई P प्राइस P1 अपॉन Q1। ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले पे यदि हम रख रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, ईडी इक्वल टू Q2 हमारा कितना दिया गया है 25,000 और Q1 कितना है 20,000, P2 कितना है 8 और P1 कितना है 10, मल्टीप्लाई P1 कितना है 10 और Q1 कितना है 20,000। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये माइनस का है तो ये आपका आएगा 1.25। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फार्मूला याद रखिएगा, फार्मूला याद रहेगा तभी ये सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक समस्या नहीं है, मतलब को आ रहा है इकोनॉमिकल प्रॉब्लम नहीं। अब इकोनॉमिकल प्रॉब्लम कौन सा नहीं है भाई, सोचिए कौन इकोनॉमिकल प्रॉब्लम नहीं है? असीमित आवश्यकताएं, आवश्यकताओं का चुनाव, सामाजिक अन्याय और सीमित संसाधन। इन चारों में से ध्यान से देख के बताइए कि कौन इकोनॉमिकल प्रॉब्लम नहीं है। जो सामाजिक अन्याय है, ध्यान से देखने में ये लग रहा है कि ये आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो असीमित आवश्यकताएं, इसमें भी पैसे की प्रॉब्लम है। आवश्यकताओं का चुनाव, इसमें भी पैसे का प्रॉब्लम है। सीमित संसाधन, ये भी पैसे का प्रॉब्लम है। ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा सी। अगला, उदारीकरण से क्या आशय है? दो ऑप्शन कट गया है नीचे, बताइए उदारीकरण से क्या आशय है? उदारीकरण से आशय उद्योगों की संख्या को घटाना, ना भाई प्रतियोगिता को घटाना, ये भी नहीं होता है। देखते हैं क्या होता है। नियंत्रण में ढील, ये होता है। मतलब उदारीकरण का मतलब होता है कि जब सरकार उद्योगों पर से, अपने कल कारखाने व्यवसायों पर से कुछ आर्थिक प्रतिबंधों को कम कर लेती है, ढील दे देती है, तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं उदारीकरण। अगला है, मूल्य तथा मांग की मात्रा में परिवर्तन के बीच विपरीत संबंध का कारण नहीं है। मूल्य और मांग, क्योंकि जानते हैं कि जैसे जैसे मूल्य बढ़ती है मांग कम होती है, मांग बढ़ती है तो मूल्य कम होती है। मूल्य तथा मांग की मात्रा में परिवर्तन के बीच विपरीत संबंध का कारण यहाँ पे निगेटिव चीज पूछ रहा है, नहीं है। भावी प्रत्याशा, आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव, सीमांत उपयोगिता ह्रास में, इनमें से बताइए कौन सा आंसर सही नहीं है? आय प्रभाव। आय प्रभाव से मूल्य और मांग पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है कि दीर्घकालीन लागत वक्र को कहा जाता है। जो हमारा दीर्घकालीन लागत वक्र है उसे हम किस नाम से जानते हैं? संचालन वक्र, स्थिर वक्र, परिवर्तनशील व्यय, योजना वक्र। योजना वक्र के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे गोसेन का प्रथम नियम कहा जाता है? गोसेन के 3 नियम हैं, तो प्रथम नियम किसको कहा जाता है? गोसेन का। प्रतिस्थापन का नियम,
सम सीमांत उपयोगिता नियम, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, उपयुक्त में से कोई नहीं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को गोसेन का प्रथम नियम के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन देखिए, इकोनॉमिक्स से अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। एकाधिकार की दशा में कौन सा समीकरण सही है, मतलब जब हमारा मोनोपोली होता है तो ऐसी दशा में कौन सा पूछ रहा है कि नियम सही है। ए आर इक्वल टू एम आर, ये तो होता ही नहीं है, पूर्ण प्रतियोगिता में ये होता है। ए आर लेस देन एम आर, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, यहीं पे सही है, बाकी ये सब गलत है। एग्जैक्ट डाटा इसका याद रखिएगा। आराम की वस्तुओं की मांग होती है, मतलब आराम की वस्तुओं मतलब विलासिता की वस्तुएं, जो विलासिता की वस्तुएं होती है उसकी मांग की वक्र क्या होती है, बहुत ही लोचदार, ठीक है। सॉरी, आराम मतलब यहाँ बहुत आराम विलासिता वाला नहीं आएगा, ये आराम है, आराम की दशा में लोचदार हो जाएगा। एक अगला क्वेश्चन है, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत से रिलेटेड है कि माल्थस का जनसंख्या का माल्थस सिद्धांत आधारित है। जनसंख्या का माल्थस सिद्धांत किस पर आधारित है, मांग के नियम पर, जैसा कि जनसंख्या पर लागू होता है, ना, गलत है। ह्रासमान प्रतिफल के नियम पर, जैसा कि कृषि पे लागू होता है, ये सही है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर, जैसा कि कृषि पर लागू होता है, ना। सीमांत प्रतिस्थापन नियम पर, जैसा कि जनसंख्या पर लागू, ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का मांग वक्र होता है, बताइए पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में फर्म का मांग वक्र क्या होता है, लंबवत होता है, क्षैतिज होता है, यही सही है, एग्जैक्ट याद रखिएगा। पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में मांग का वक्र क्षैतिज होता है। अर्थशास्त्र में सामान्य से विशेष के लिए तर्क देना कहा जाता है। इकोनॉमिक्स में कह रहा है जब हम सामान्य से विशेष की ओर बढ़ते हैं तो इस लॉजिक को हम क्या किस नाम से जानते हैं, निगमात्मक पद्धति, आगमात्मक पद्धति, प्रयोगात्मक पद्धति, उपयुक्त में से कोई नहीं। निगमात्मक पद्धति को कहा जाता है सामान्य से विशेष, और विशेष से सामान्य होगा तो आगात्मक पद्धति। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा अच्छा इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन है। यदि किसी वस्तु की कीमत 20% कम होती है, यदि किसी सामान की कीमत 20% कम होती है और उस वस्तु की मांग में 40% की वृद्धि होती है और उस वस्तु की डिमांड में 40% की वृद्धि हो गई, तो मांग की लोच होगी। ध्यान दीजिएगा, कीमत में 20% घट रही है तो मांग सीधे उसका दुगना बढ़ रहा है ना। कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन करने पर मांग में अचानक खूब ज्यादा वृद्धि हो तो वहां कहा जाता है अत्यधिक लोचदार कहा जाता है। वहां क्या होता है, अत्यधिक लोचदार होता है। ऑप्शन नंबर की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा, क्योंकि देख ही रहे हैं कीमत थोड़ी सी हम गिराए लेकिन डिमांड उसके दुगना बढ़ गई। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है अर्थशास्त्र के सीमित साध्य रहित सीमित साधनों जिसके वैकल्पिक उपयोग होते हैं के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया। मतलब ये परिभाषा है कि जो इकोनॉमिक्स के सीमित साध्य सहित सीमित साधनों जिसके वैकल्पिक उपयोग होते हैं के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है, यह परिभाषा किस अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया है। एडम स्मिथ तो कहे नहीं थे भाई, क्योंकि धन का विज्ञान है इनका। अल्फ्रेड मार्शल भी नहीं कहे थे, कल्याण संबंधी परिभाषा दी थे। पीगू भी नहीं कहे थे, रॉबिन्स महोदय ने कहे थे, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, सॉरी डी सही है। इसको दो क्वेश्चन पे ले रहे हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा मतलब पूर्ण प्रतियोगिता के लिए अनिवार्य शर्तों में से एक है, मतलब परफेक्ट कंपटीशन में से कौन सी शर्तें सही है। किसी भी समय समान उत्पाद के लिए मात्र एक मूल्य होना चाहिए परफेक्ट कंपटीशन में, ये सही है। उत्पाद में विभिन्नता, ये पूर्ण प्रतियोगिता में होता नहीं है। किसी भी समय समान उत्पाद के लिए विभिन्न मूल्य, मतलब समान प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट प्राइस, पूर्ण प्रतियोगिता में होता नहीं है। अनेक विक्रेता और कुछ विक्रेता ये भी नहीं होते हैं। तो सही ऑप्शन हमारा है ये कि जो पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में सबसे ज्यादा जरूरी होता है किसी सामान्य उत्पाद
के लिए एक ही मूल्य हो, क्योंकि सारे विक्रेता एक ही मूल्य पर सामान को बेचेंगे तो वहां परफेक्ट कंपटीशन होगा। मूल्य स्तर में होने वाली नियमित गिरावट में सुधार किस स्थिति को दर्शाता है? कह रहा है कि मूल्य स्तर मतलब हमारा जो प्राइस लेवल है उसमें नियमित गिरावट की स्थिति आती है और उसमें सुधार किस स्थिति, और यदि उसमें इंप्रूवमेंट होता है तो वो किस स्थिति को दर्शाता है? मुद्रास्फीति, मुद्रा संक्रमण, मुद्रास्फीति, इनमें से कोई नहीं। सोच के बताइए क्या होगा इसमें से। मुद्रास्फीति होती है ऑप्शन नंबर सी। अगला मुद्रा अपस्फीति। मुद्रा अपस्फीति की प्रक्रिया में मुद्रास्फीति की दर क्या होती है? मुद्रा अपस्फीति की स्थिति में मुद्रा स्फीति की दर क्या होती है? धीरे धीरे घटती है। ऑप्शन नंबर ए सही। 28 नंबर क्वेश्चन ग्रेसम के नियम से रिलेटेड। ग्रेसम के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सी सबसे बुरी मुद्रा होती है? बताइए। ग्रेसम के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सी सबसे बुरी मुद्रा होती है? बुरी मुद्रा बताना है। प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, ये उतनी बुरी नहीं होती है। परिवर्तनशील पत्र मुद्रा सबसे बुरी होती है। अपरिवर्तनशील ये तो होता नहीं प्रदेश में। परिवर्तनशील मुद्रा जो बार बार परिवर्तित होती रहे, ऐसी मुद्रा सबसे बुरी होती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में कमी करके साख का सृजन किया जा सकता है। अब देखिए, आरबीआई के द्वारा बैंक दर में जो कमी की जाती है तो उससे साख सृजन किया जाता है। तो साख सृजन में क्या होता है? कमी होती है, स्थिर होती है, वृद्धि होती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई ऐसी दशा में साख सृजन में वृद्धि होती है। बैंक रेट यदि कम हो जाएगा, बैंक का ब्याज कम हो जाएगा तो साख की रेट बढ़ जाएगी, तो ही वृद्धि होती है। थोड़ा सा जूम कर दें, अब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करता है? पूछ रहा है इनमें से कौन सा ऐसा बैंक है कृषि और ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करता है। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, नाबार्ड बैंक। ठीक है। निम्न में से कौन सा एक साख नियंत्रण का उपाय नहीं है? मतलब कह रहा है कि साख नियंत्रण का उपाय इनमें से कौन सा नहीं है? बताइए। बैंक दर नीति एक साख नियंत्रण का उपाय है। खुले बाजार की क्रिया है, साख नियंत्रण का उपाय है। नगद कोष अनुपात साख नियंत्रण की है। साख जमा अनुपात ये नहीं है साख नियंत्रण का उपाय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन इसका थोड़ा कट गया है, 32 नंबर। 32 नंबर का हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? आरबीआई का कौन सा कार्य नहीं है? नोट निर्गमन आरबीआई का कार्य है। साख का निर्माण करना आरबीआई। विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षण। बताइए आरबीआई का कौन काम नहीं है? इस साख का नियंत्रण करता है, न कि निर्माण करता है। साख का निर्माण करना व्यापारिक बैंकों का कार्य है और नियंत्रण करना आरबीआई बैंक का कार्य है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। अगला ये देखिए, आसान सा क्वेश्चन आया है, जनरल यूज में आने वाला क्वेश्चन है। 33 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि आईएफसी जो आईएफएससी जो कोड होता है में कितने अक्षर होते हैं? तो भाई ये 11 अक्षर होते हैं। ये तो आप अपने बैंक का जो भी यूज करते होंगे उसका आईएफएससी कोड चेक कर लीजिए। अगला है मुद्रा स्थगित भुगतान के लिए एक मानक है। जो मुद्रा होती है स्थगित भुगतान के लिए एक मानक है। मुद्रा का यह कार्य निम्न में से किस श्रेणी में आता है? कह रहा है मुद्रा का यह कार्य किस श्रेणी में आता है? दूसरा स्थगित भुगतान का आधार मुद्रा का कार्य है। ये प्राथमिक कार्य है, माध्यमिक कार्य है, आकस्मिक कार्य है कि अन्य कार्य है? बताइए कौन सा कार्य है भाई? मुद्रा स्थगित भुगतान का आधार है। ये पूछा जा रहा है कि यह कौन सा कार्य है? सहायक कार्य है जिसको माध्यमिक कार्य के नाम से जानते हैं। अगला, ऑनलाइन बैंकिंग को निम्नलिखित में से किस रूप में नहीं जानते हैं? ऑनलाइन बैंकिंग को किस रूप में नहीं जानते हैं? इंटरनेट बैंकिंग है, वर्चुअल बैंकिंग है, ई बैंकिंग, औजार बैंकिंग नहीं जानता।
निम्नलिखित में से कौन सी प्लास्टिक मुद्रा नहीं है, मतलब प्लास्टिक मनी को किस नाम से नहीं जानते? स्मार्ट कार्ड, चेक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। चेक नहीं है, बाकी सब तो प्लास्टिक कार्ड है। ठीक है, अगला आधा दो इधर आ जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कि मुद्रा जो विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है कहलाती है। कौन सी मुद्रा कहलाती है? वस्तु मुद्रा ना, लेखांकन मुद्रा ना। तो अब देखते हैं कौन कौन मुद्रा, और भी दो ठो है। वास्तविक मुद्रा, ऐसी मुद्रा जो वस्तु के रूप में कार्य करती है उसको हम वास्तविक मुद्रा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, ये केवल आपके जानकारी के लिए मैं दे रहा हूं ताकि एक बार रिवीजन कर लीजिए और देख लीजिए कहां कहां से क्वेश्चंस उठाए गए हैं, कितने कितने क्वेश्चन। एक दिन मैं एक अलग से वीडियो डाल दूंगा जिसमें यह मेंशन किया गया रहेगा कि यहाँ से इस टॉपिक से या इस पेपर से इतने क्वेश्चंस उठाए गए हैं, उसके अनुसार आप लोग पढ़ लीजिएगा। लेकिन कैसे क्वेश्चन पेपर आते हैं ये सामने आपके दिया गया। 38 नंबर क्वेश्चन, माल के आयात के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विदेशी विनिमय स्वीकृति करता है? मतलब माल का जब इंपोर्ट किया जाता है तो वहां विदेशी विनिमय कौन स्वीकृति? इंपोर्ट एक्सपोर्ट की दशा में जो विदेशी विनिमय है वो हमारा भारतीय रिजर्व बैंक स्वीकृत करता है। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग से भी अच्छा खासा क्वेश्चन उठाया गया है कि जब मुद्रा की पूर्ति में कमी होती है तो वस्तु की कीमतें क्या होती है? घट जाती है। जब मुद्रा की पूर्ति में कमी होती है, मतलब उसकी सप्लाई में कमी होती है, मतलब मुद्रा एक तरह से कम हो गया, तो वहां पर वस्तुओं की कीमतें क्या हो जाती हैं? घट जाती हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। जब मुद्रा ज्यादा बढ़ जाएगा तो रेट बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की नियमन संस्था है, कह रहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को नियमित करने वाली संस्था कौन सी है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नाबार्ड के वजह से ही स्थापित किया गया था। एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, स्टैटिक्स का है कि यदि माध्यिका 54 है और माध्य हमारा 60 है तो बहुलक क्या होगा? तो यहाँ पे एक वैकल्पिक फार्मूला लगाया जाता है बहुलक का कि z इक्वल टू होता है कि 3m माइनस 2x बार, ये फार्मूला होता है। तो z इक्वल टू 3m मतलब माध्यिका कितना हो जाएगा? 54 माइनस 2 इंटू एक्स बार कितना है हमारा? 60। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 तिहाई 12, 3 पचे 15, 1 16 और 6 दूनी हो जाएगा 12 बराबर 2 का 2 है 4, 42 इसका आंसर आएगा भाई। देखिए 42 कहीं दिया है तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है? 42 में क्या कह रहा है कि यदि माध्य विचलन मानक विचलन का कौन सा भाग होता है? माध्य विचलन मानक विचलन का कौन सा भाग होता है? तो माध्य विचलन जो होता है वो मानक विचलन का जो मीन डिविएशन होता है वो स्टैंडर्ड डिविएशन का 4/5 भाग होता है। एक और है क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप का है कि यदि किसी स्थान पर सोमवार से शनिवार तक की औसत वर्षा 6 सेंटीमीटर है, मतलब यहां कह रहा है कि सोमवार से लेकर शनिवार तक औसत वर्षा, ये पहले दिन देख लीजिए, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, 6 दिन हो गए, इनकी औसत वर्षा कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा टोटल? 36। लेकिन रविवार को अत्यधिक वर्षा होने के कारण पूरे सप्ताह का औसत बढ़कर उसका औसत हो गया इतना। तो मान लीजिए अब सोमवार से रविवार तक 7 दिन हुए, 9 सेंटीमीटर वर्षा हो गई है। कह रहा है कि औसत बढ़कर 9 हो गया, तो 9 सतह कितना हो जाएगा? 63। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, 63 में से हमारा 36 घट जाएगा, 13 में से 6 गया 7, यहाँ बचेगा 5 में से 3 गया तो 27। कहीं 27 सेंटीमीटर दिया है, ये ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। औसत वर्षा कितनी होगी? 27। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन और देखिए, यहां कह रहा है कि 100 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 40 निकाला गया। कहने का मतलब है कि 100 छात्र थे, छात्र कितने थे? 100।
इसका औसत प्राप्तांक 40 है, तो टोटल प्राप्तांक कितना हो जाएगा भाई 4। परंतु बाद में प्राप्त हुआ कि एक प्राप्तांक भूल से 53 के स्थान पर 83 पढ़ दिया गया, मतलब 53 था, गलती से 83 पर पढ़ दिया गया। तो इसमें से हम 83 को निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा 7, 9 में से 8 गया 1, 9, 3 हो जाएगा। और 53 को ऐड कर देंगे, जब 53 को ऐड कर देंगे तो 0, 5 1 6 1 7, और ये 9 और ये 3। अब पूछ रहा है कि औसत वर्षा कितना, शुद्ध माध्य क्या होगा। शुद्ध माध्य का मतलब यहाँ पे हम 100 कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 39.7 हो जाएगी। देखिए 39.7 दिया है, ऑप्शन नंबर हमारा। ठीक इसी तरह अगला क्वेश्चन लिखा है कि 0.062 का व्युत्क्रम बताइए। 0.06 का व्युत्क्रम के बारे में पूछा जा रहा है, बताइए कितना होगा। कैसे निकालेंगे? व्युत्क्रम निकालने का मतलब है एक तरह से ये हार्मोनिक मीन है 1/0.062। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 16.13, 16.13। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अब देखिए इसका तो पूछ रहा है कि कौन सा संबंध सही नहीं है। z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, ये x बार है, ये सही है, सही नहीं है पूछ रहा है। यहां देखिए m इक्वल टू 1/3 2x बार माइनस z, ये भी सही है। x बार इक्वल टू, ये बार छूट गया है, 1/2 3m माइनस z, ये भी सही है। x बार इक्वल टू 1/3 3m माइनस 2x, ये गलत है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ये फार्मूला है x बार और z का। अगला, मानक विचलन की गणना किस पर आधारित होती है? भाई मानक विचलन की गणना जो होती है स्टैंडर्ड डेविएशन के माध्य पर आधारित होती है। चतुर्थक विचलन गुणांक की गणना निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? QD, ठीक ना। हम जैसे कोएफिशिएंट निकालते हैं, कोएफिशिएंट QD का फार्मूला हमारा होता है, ध्यान दीजिएगा, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। इस हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। 49 नंबर क्वेश्चन में माध्य विचलन बराबर होता है। माध्य विचलन किसके बराबर होता है? 4/5 SD के बराबर होता है। ये पीछे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एक और दिया था। अपकिरण का सापेक्ष माप निम्नलिखित में से क्या है? अपकिरण का जो सापेक्ष माप होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको विचरण गुणांक के नाम से, कोएफिशिएंट वेरिएंस के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिए, सापेक्ष माप और निरपेक्ष माप, ये दो तरीके के माप होते हैं। जितने भी हमारे कोएफिशिएंट है, वेरिएंस है, गुणांक है, वो हमारा सब सापेक्ष माप होता है। और जितने भी जैसे मीन डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये हमारा निरपेक्ष माप है। 51 नंबर क्वेश्चन अगला कह रहा है कि सांख्यिकीय अनुमानों और संभावनाओं का विज्ञान है, यह कथन किसने किया था? बहुत सिंपल है, बार्डिंगटन महोदय ने किया था। ऑप्शन नंबर हमारा सी। यदि विचरण गुणांक 625 है तो मानक विचलन कितना होगा? अंडर रूट वेरिएंस इक्वल टू अंडर रूट क्या कर रहा है? स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू होता है वेरिएंस, अर्थात अंडर रूट हमारा कितना है? 625। इसको अंडर रूट तोड़ेंगे तो आएगा 25। ऑप्शन नंबर हमारा ये सही। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार जूतों का स्टॉक रखना चाहता है, उसके लिए सबसे उपयुक्त माध्य क्या है? मतलब एक दुकानदार है, वो कह रहा है कि जूतों का स्टॉक रखना चाहता है, उसके लिए सबसे उपयुक्त माध्य क्या है? इस तरह किसी भी चीज का स्टॉक रखना चाह रहे हैं, या फैशन के बारे में कहा गया है, या चूज करने के लिए कहा गया है, तो वहां पे हमारा बहुलक होता है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। कह रहा है अगर माध्यिका 31 हो और गणती माध्य, मतलब माध्य हमारा 33 हो,
तो बहुलक माने मोड का मान क्या होगा? अभी पीछे एक क्वेश्चन बताए थे, सूत्र होता है z = 3m - 2x बार, होता है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि 3m की वैल्यू हमारी 31 है, 2 × x बार की वैल्यू 33 है। तो ये हो जाएगा 3, 3 3 का 9, ये हो जाएगा 6 और 6 बराबर निकाल लीजिए। 13 में से 6 गया 7, 8 में से 6 गया 2, अर्थात 27 आएगा। देखिए कहीं 27 दिया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन कट गए हैं, 2 ऑप्शन नीचे 2 ऑप्शन ऊपर हो गया है, तो उसको एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय माध्य नहीं है? कह रहा है कि अर्थमेटिकल मीन नहीं है। समांतर माध्य अर्थमेटिकल मीन है। गुणोत्तर माध्य, देखिए कौन कौन, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, ये सब क्या है? अर्थमेटिकल मीन है। और स्थिति माध्य क्या होता है? बहुलक और माध्यिका होती है। इधर कहीं दिया होगा, देखिए इसका आंसर होगा आपका बहुलक। बहुलक गणितीय माध्य नहीं है बल्कि स्थिति माध्य है। अगला क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन है कि यदि प्रथम चतुर्थक 142 है और अर्ध चतुर्थक विस्तार 18 है, तो बंटन को सममिति मानते हुए माध्यिका का मूल्य क्या होगा? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। यदि कह रहा है प्रथम चतुर्थक, मतलब हमारा Q1 = 142 और IQR इंटरक्वार्टाइल रेंज हमारा कह रहा है 18, तो आपसे पूछ रहा है कि यम = कितना होगा। तो कैसे लगाएंगे? सोचिए कैसे लगाया जाएगा। क्या फार्मूला होता है इसका? इसका एक बहुत टिपिकल फार्मूला होता है। वो क्या फार्मूला है? ध्यान दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चनों में जब मीडियन पूछे तो इसका फार्मूला होता है Q1 + IQR अपॉन होता है 2। Q1 की वैल्यू हमारी कितनी दी गई है? 142। IQR की वैल्यू दी गई है 18 अपॉन 2, डिवाइड कर देंगे 9 आएगा। तो यम = 142 + 9, तो 9 2 11, 4 1 5, 151। नहीं 151 दिया होगा, ऑप्शन नंबर ए सही। अगला क्वेश्चन, अंकेक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बताइए, अंकेक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? अंकेक्षण का मुख्य जो ऑब्जेक्ट होता है, यह पता लगाना कि लाभ हान और आर्थिक चिट्ठा सही है, उचित है और सही स्थिति को प्रदर्शित करता है कि नहीं प्रदर्शित करता है। ये हमारा होता है अंकेक्षण का प्रमुख उद्देश्य। ये बहुत सारे एग्जामों में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। औचित्य अंकेक्षण का क्या तात्पर्य है? सोच के बताइए, औचित्य अंकेक्षण क्या होता है? खातों के सत्यापन से, एकल स्वामित्व वाली संस्थाओं के खातों की जांच से, व्ययों की आवश्यकताओं और औचित्य की जांच से, सरकारी कंपनियों के अंकेक्षण से। इन चारों में से सोच के बताइए कौन सा होगा। देखिए, औचित्य अंकेक्षण का मतलब होता है कि ऑडिट करने के पीछे रीजन क्या है, जो व्ययों की आवश्यकता है, जो खर्च हमारे होने वाले हैं, उन चेक करना कि रियल में वो खर्च होने वाले हैं या नहीं होने वाले। यदि होने वाले हैं तो उसका ऑडिट करना, उसकी जांच करना ही औचित्य अंकेक्षण है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला प्रमाणन है। देखिए इसका भी कट गया। रसीदों का निरीक्षण। प्रमाणन क्या है? वाउचिंग क्या होता है? रसीदों का निरीक्षण। दूसरा क्या है? रिकॉर्डों के प्रामाणिकता की जांच के लिए प्रमाणकों का परीक्षण। लेखांकित रिकॉर्डों का आकस्मिक जांच। विभिन्न संपत्तियों का परीक्षण। सोच के बताइए कौन सा है। प्रमाणन का मतलब होता है कि जो हिसाब किताब की पुस्तकों में हमने लेखा दर्ज किया है या लिखा है, उसको चेक करना कि ऐसे डॉक्यूमेंट से, ऐसे रसीदों से, ऐसे बिल वाउचर से चेक करना कि वो सही है या नहीं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्रय है। क्रय वापसी वही का प्रमाणन किया जाना चाहिए। बताइए, क्रय वापसी वही का प्रमाणन किससे किया जाना चाहिए? क्रेडिट नोट से भाई। क्रय वापसी वही का प्रमाणन क्रेडिट नोट से, और विक्रय वापसी वही का प्रमाणन डेबिट नोट से। अगला, अंशों के हरण के संबंध में अंकेक्षक को देखना चाहिए। अंशों का यदि हरण किया जा रहा है तो वहां पे ऑडिटर को क्या देखना चाहिए? पार्षद सीमा नियम की, अंतर नियम के, अध्यक्षीय भाषण के, लेखापाल के कर्तव्य।
अंकेक्षक को क्या देखना चाहिए? पार्षद अंतर नियम के बारे में, क्योंकि सीमा नियम में तो उस चीज का तो उल्लेख नहीं रहता है। निम्नलिखित में से किसे अंकेक्षक की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? रीढ़ की अंकेक्षण के रीढ़ की हड्डी किसको कहा जाता है? इधर देखिए लिखा है प्रमाणन, प्रमाणन को अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि आंतरिक नियंत्रण में शामिल होते हैं, इंटरनल कंट्रोल में कौन कौन सी चीज शामिल होते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। इंटरनल कंट्रोल में कौन कौन से शामिल होते हैं? वैधानिक अंकेक्षण ये तो शामिल नहीं होता है, आंतरिक अंकेक्षण, आंतरिक निरीक्षण ये शामिल होता है, एक तो नहीं है। केवल आंतरिक जांच और आंतरिक अंकेक्षण यही दोनों शामिल होते हैं, ध्यान दीजिएगा। इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट आंतरिक नियंत्रण में शामिल होते हैं, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, विनियोजकों की सुरक्षा अंकेक्षण का कौन सा उद्देश्य है? जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी सुरक्षा प्रदान करना एक ऑडिटर का एक पूछ रहा है, कौन सा उद्देश्य है? सामाजिक उद्देश्य है, प्राथमिक है, आर्थिक है, सहायक है? बताइए कौन सा उद्देश्य है? ये इसका सहायक उद्देश्य है। इन्वेस्टर की सुरक्षा प्रदान करना ये उसका सहायक है, क्योंकि ऑडिटर का मेन उद्देश्य होता है कि हिसाब किताब की पुस्तकों की जांच करना, उसको प्रमाणित करना, उसकी सत्यता को प्रमाणित करना। अगला, प्रमाणन के अंतर्गत जांच की जाती है, मतलब बाउचिंग के अंतर्गत क्या जांच की जाती है? प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की, अंतिम लेखा पुस्तकों की, आर्थिक चिट्ठा की, बिट्ठा लिखा है चिट्ठा की, उपयुक्त सभी पे भाई सबकी जांच की जाती है, किसी एक की नहीं की जाएगी। कि किसकी की जाएगी? गलत है। प्रमाणन के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा केवल प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की जांच की जाती है और किसी भी लेखा पुस्तकों की जांच नहीं की जाती, ठीक ना। प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की जांच बाउचिंग के अंतर्गत की जाती है। एक टाटा कंपनी लिमिटेड है, इसके लिए अंकेक्षण क्या है? आवश्यक है, विलासिता है, प्रतिष्ठामूलक है, आवश्यक एवं विलासिता दोनों। तो भाई एक इतनी बड़ी कंपनी है जो टाटा कंपनी, तो उसके लिए आवश्यक है, ऑडिट कराना अनिवार्य है। अगला है, ऑडिटिंग से भी अच्छा क्वेश्चन उठाया है कि प्रमाणन में वेतन रजिस्टर का मिलान किया जाना चाहिए। जो बाउचिंग होता है उसमें वेतन रजिस्टर का मिलान पूछा जा रहा है कि किससे किया जाना चाहिए? बताइए। प्रमाणन में वेतन रजिस्टर का मिलान किससे किया जाना चाहिए? भुगतान रजिस्टर से, कि रोकड़ बही से, कि मजदूरी रजिस्टर से, कि रोकड़ वाउचर से? तो रोकड़ बही से करना चाहिए, ताकि उसी से पता चल जाता है कि सैलरी दिया गया है या नहीं दिया गया। अगला एक क्वेश्चन है, ऑप्शन तो नीचे चला गया है, पढ़ लीजिए। जब अंकेक्षण का कार्य नियमित तथा अनियमित अंतराल से वर्ष भर चालू रहता है तो इसे कहा जाता है, मतलब एक ऐसा ऑडिट जो वर्ष भर कंटिन्यू चलता रहता है, चाहे वो नियमित अंतराल में चले चाहे अनियमित अंतराल में चले, उसे कौन सा ऑडिट कहा जाता है? तो चालू अंकेक्षण कहा जाता है। अभी आएगा ऑप्शन में, दिखाते हैं। हाँ दी, सतत अंकेक्षण, वैधानिक अंकेक्षण, आंतरिक अंकेक्षण, अंतिम अंकेक्षण। सतत अंकेक्षण, इसी को चालू अंकेक्षण भी कहा जाता है। खास तौर से कि बैंकों और बीमा कंपनियों में इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, एक अंकेक्षक बीमा करता नहीं है, उसे जो कुछ करना है वो उचित देखभाल और कौशल के साथ करना है। यह निर्णय किस विवाद में लिया गया था? लंदन एंड जनरल बैंक में लिया गया था। दो तीन विवाद ही हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक किंगस्टन कॉटन मिल्स का, एक लंदन एंड जनरल बैंक का। किंगस्टन कॉटन मिल्स में अंकेक्षक रखवाली करने वाला कुत्ता है, और ये कहा गया है अंकेक्षक की बीमा करता नहीं है, तो ये विवाद कहा गया है लंदन एंड जनरल बैंक में। अगला, आर्थिक पर्यावरण से क्वेश्चन आया है। आर्थिक पर्यावरण में कह रहा है कि आर्थिक पर्यावरण में सम्मिलित है बचत, विनियोग, मूल्य नीतियां, सभी, तो सभी सही है आर्थिक पर्यावरण में। अगला है अदत्त याचना। अदत्त याचना के बारे में कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। मांगी गई पूंजी में जोड़ी जाती है। अदत्त याचना को क्या किया जाता है? कॉल्ड अप कैपिटल में जोड़ी जाती है। मांगी गई पूंजी में से घटाई जाती है, कॉल्ड अप कैपिटल में से घटाई जाती है, लाभ में से घटाई जाती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। सोच के बताइए। मांगी गई पूंजी में इसे जोड़ दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही। अगला क्वेश्चन, ये बड़ा विचित्र क्वेश्चन है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा 1 सेकंड पानी पीना, आ रहे हैं।
हाँ तो थोड़ा पानी पीने चले गए थे। आइए शुरू करते हैं। 72 नंबर जो क्वेश्चन है, ए विभाग ने लागत 25% पर माल का अंतरण बी विभाग को किया। ए कोई डिपार्टमेंट है, ये 25% कॉस्ट पर माल ट्रांसफर किया बी डिपार्टमेंट को। इनमें से 10,000 रुपए का स्टॉक बी विभाग ने के पास बच जाता है। मतलब जितना कभी ट्रांसफर किया उसमें से 10,000 रुपए का जो स्टॉक है वो बी विभाग के पास बच जाता है। अंततः स्टॉक संचय की राशि क्या होगी? तो भाई स्टॉक संचय जो हमारा है, स्टॉक रिजर्व का निकालना होगा। तो ऑलरेडी जो आपका स्टॉक बचा है वो इनटू आपका जो रेट है वो अपॉन 100 प्लस जो होगा रेट, ऐसे निकाला जाता है। स्टॉक की राशि हमारी कितनी है? 10,000। 25% कॉस्ट पर वो ट्रांसफर किया है तो 100 प्लस 25, तो ये हो जाएगा इंटू है, तो ये हो जाएगा आपका 25, 1 2 3 4, ये हो जाएगा 125, 125 दूनी 150, 2,000 रुपया आएगा। देखिएगा है 2,000 आएगा। स्टॉक रिजर्व में ट्रांसफर होने वाली अमाउंट कितनी है? 2,000। एक और क्वेश्चन है, ये हायर परचेस से क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है कि एक मशीन किराया क्रय मूल्य पर 30,000 रुपये पे है। कह रहा है कि एक मशीन का किराया क्रय मूल्य, उसका हायर परचेज जो प्राइस है वो आपका 30,000 है, और कह रहा है उसका कैश प्राइस, जो हमारा कैश प्राइस है वो 24,000। कह रहा है कि भुगतान 3 समान किस्तों में होना है। पूछ रहा है द्वितीय किस्त का ब्याज बताइए। तो ध्यान दीजिए टोटल अमाउंट हमारा कितना है? 6,000 रुपया, और 3 समान किस्तों में इसको डिवाइड करना है। तो 3 से डिवाइड कर देंगे, हमारा कितना आ जाएगा? 2,000। सेकंड किस्त कितना दिया है? 2,000। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ये बी है, गलती से सी। अगला क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि लघु कार्य की बची हुई राशि दिखाई जाती है। शॉर्ट वर्किंग की जो बची हुई राशि है कहाँ दिखाई जाती है? तो भाई वो बैलेंस शीट में ही दिखाई जाती है, लेकिन लायबिलिटी साइड में दिखाई जाती है। याद रखिएगा, शॉर्ट वर्किंग की जो शेष राशि बैलेंस राशि बच जाती है वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखाई जाती है। अगला है कि साझेदारी में अलिखित दायित्व को नए आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाता है। अब कह रहा है कि पार्टनरशिप में एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जो होती है उसको हम कहाँ दिखाते हैं? संपत्ति पक्ष में, दायित्व पक्ष में, दोनों में। अनरिकॉर्ड जो लायबिलिटी होती है उसे लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। कोई भी लायबिलिटी जो लायबिलिटी के साइड में उसे दिखाया जाएगा। अगला है, ये भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन है कि पुनर्मूल्यांकन पर लाभ या हानि को वहन किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन पर जो लाभ या हानि होता है उसको वहन किया जाता है, मतलब बांटा जाता है। तो पुराने साझेदारों में जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उनके रेशियो में डिवाइड किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। 77 नंबर क्वेश्चन है कि यदि अंतिम रहतिया तलकट के अंदर दिया गया हो तो उसे दिखाया जाता है। मतलब हमारा कह रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया गया है, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया रहेगा तो एक ही जगह दिखाएंगे, और ट्रायल बैलेंस से बाहर एडजस्टमेंट में दिया रहेगा तो 2 जगह दिखाएंगे। तो ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाया जाता है, आर्थिक चिट्ठे के एसेट साइड। अब यहाँ कह रहा है आय मापी जाती है। आय किसके बेस पे मापी जाती है? द्विपक्षीय अवधारणा के आधार पर, एकरूपता की अवधारणा के आधार पर, अनुरूपता की अवधारणा के आधार पर, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। सोच के बताइए किसके अनुसार बांटी जाती है, मापी जाती है? अनुरूपता की अवधारणा के आधार पर आय मापी जाती है। ऑप्शन नंबर सी। अब यहां देखिए, यहां कह रहा है कि एक व्यापारी अपने लाभ का 20% भाग सामान्य संचय में अंतरित करता है। मतलब एक व्यापारी है, जितना भी उसे प्रॉफिट होता है उसका 20% भाग जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करता है। पूछ रहा है कि ऐसा वो किस अवधारणा के अंतर्गत करता है? तो रूढ़िवादिता की अवधारणा, एकरूपता की अवधारणा, वसूली की अवधारणा, की मुद्रा मापन। एकरूपता की अवधारणा के अंतर्गत किया है, रूढ़िवादिता के अंतर्गत तो होता ही नहीं है। लाभों की चिंता न करो, हानियों पर ध्यान दो, वसूली होता ही नहीं है। मुद्रा मापन में मुद्रा का वैल्यूएशन किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही।
एक और है, द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित व्यवहारों का लेखा करने की प्रणाली को क्या कहते हैं? मतलब डबल एंट्री सिस्टम पर जो हम एंट्री करते हैं, लेखा करते हैं, उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो उसको दोहरा लेखा प्रणाली के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। एक ऑप्शन नीचे कटा भी हुआ है, इनमें से कोई नहीं। अगला है 81 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नाम मात्र का खाता है? देखिए, ये ब्याज खाता है, उपार्जित ब्याज होगा नहीं, प्रदत्त होगा नहीं, यही खाता है, ब्याज खाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला 82 नंबर कह रहा है कि पुनः प्राप्ति योग्य लघु कार्य आर्थिक चिट्ठे, ये चिट्ठे है भाई, गलत टाइप हो गया। पुनः प्राप्ति योग्य लघु कार्य आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाता है, इसे चालू संपत्ति की तरह दिखाया जाता है बैलेंस शीट में। शॉर्ट वर्किंग, ये देखिए न्यूमेरिकल अच्छा है। 83 नंबर क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ए लिमिटेड ने यम के प्रति अंश 10 रुपये वाले पूर्ण याचित 500 अंश प्रथम याचना पर 2 रुपया और अंतिम याचना पे 2 रुपये का भुगतान न होने। मतलब कह रहा है एक कंपनी है, शेयर इशू की, शेयर इशू किया होगा तो पहले उसने एप्लीकेशन मांगा होगा, फिर उसने अलॉटमेंट मांगा होगा, फिर उसने फर्स्ट कॉल मांगा होगा और फिर उसने फाइनल कॉल मांगा होगा, और टोटल मिलकर ये था 10 रुपया। अब यहां पे कह रहा है कि प्रथम याचना से 2 रुपया नहीं मिला और अंतिम याचना से 2 रुपया नहीं मिला, अर्थात इन दोनों से 6 रुपया मिल गया ना। 500 अंशों पर है और हरण कर लिया गया। हरण करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो हरण जब किया जाएगा तो एंट्री क्या किया जाएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फाइनल कॉल, यही होता है ना। टू शेयर फॉरफिटेड, ये होता है। कितने से मांगा? 500 से। रेट कितना था? 10 रुपये, तो कितना हो जाएगा? 5000। 500 शेयर थे, 2 रुपये इस पे मांगा तो 5 दूनी 10। 500 शेयर थे, 2 रुपये इस पे मांगा तो 10। फॉरफिटेड कितना हो जाएगा? 3000। अब यहां कह रहा है कि इन अंशों में 300 अंश 9 रुपये प्रति के अंश से पुनः जारी किया गया। पुनः जारी करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहां शेयर कैपिटल अब 300 से लिया जाएगा, तो 300 है, नई के इशू किया है, 10 रुपया रेट है, तो कितना हो जाएगा? 3000। बैंक कितना है? 300 शेयर को रीइशू किया 9 रुपये के, तो नत्री कितना हो जाएगा? 2700, 300 ही हो जाएगा। अब यहां पूछ रहा है कि पूंजी संचय खाते में कितनी राशि अंतरित की जाएगी। अब इसके लिए जरूरी है कि एक अलग एंट्री करना। मैं इधर बता दे रहा हूं, कहां बता दे आपको, कलर चेंज करके बता दे रहे हैं। अब 300 का हम एंट्री करेंगे, फिर से ये वाला शेयर, यहां पे देख लीजिए, कैपिटल अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर, ये 2 है, टू शेयर फाइनल कॉल। अब यहां पे समझ में नहीं आ रहा होगा वहां, तो इसको मिटाते हैं, मिटेगा भी नहीं है। यहां मैं बता रहा हूं कहीं किनारे, देखिएगा एंट्री इसकी होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फाइनल कॉल टू शेयर फॉरफिटेड। ये है 300 का आप निकालेंगे अलग से, 300 गुणे कितना? 10, 3000 हो गया। 300 गुणे 2, 600 हो गया।
300 गुणे 2, 600 हो गया, और बाकी कितना बचा, 4 रुपया। 3 गुणे 4, 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 1200। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, 1200 ये फॉरफिटेड, और इधर कितना था, इधर कितना था, 1 मिनट, मैं इसको पूरा गांच पोत हो गया है, मैं एडिट करके बताता हूं, ठीक है। तो इसको साफ हो गया, अब इसको फिर से नए सिरे से बताते हैं। इधर तो आप लोग समझ लिए होंगे कि एप्लीकेशन हमारा कितना है, एप्लीकेशन हमारा है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, फाइनल कॉल है। ये 2 रुपया, ये 2 रुपया, इसका पता नहीं है तो 6 रुपया होगा, टोटल मिलके हमारा 10 रुपया। यहां से एंट्री करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे फर्स्ट एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। ये एंट्री होगी। 500 है, कै रुपया, 10 रुपया, तो सीधे सीधे ये हो 5000। 500 है, 2 रुपया इस पर नहीं मिला, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10,000। 500 है, इस पर कितना नहीं मिला, 2 रुपया, तो 5 दूनी 10, टोटल मिलके ये कितना हो जाएगा फॉरफिटेड, 3000। री इशू किया है 300 शेयरों का 9 रुपये के रेट से। एंट्री हमारी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट होगा। अब देखिएगा 300 शेयरों का 9 रुपये के रेट से, तो 300 शेयरों का 10 रुपये के रेट से, तो ये हो जाएगा हमारा 3000। 300 शेयरों का 9 रुपये के रेट से इशू किया है, तो 27 डिफरेंट आया, 300 शेयर फॉरफिटेड आया। अब हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री निकालनी है, तो फिर से इसको दोबारा एंट्री करेंगे। ये एंट्री हमारी होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकंड कॉल टू शेयर फॉरफिटेड, ठीक है। अब ये यहाँ पे 300 शेयर है 10 रुपये के रेट से, 3000 हो जाएगा। 300 शेयर है 2 रुपये के रेट से, 600 हो जाएगा। 300 शेयर है 2 रुपये के रेट से, 600 हो जाएगा। 12, तो ये हमारा बच गया 1800। 1800 हो गया, तो इसका हमारा 1800 रुपया फॉरफिटेड हो गया। यहाँ फॉरफिटेड हमारा कितना आया था, ये वाला 300 रुपया आया था ना। अब यहाँ पे इस फॉरफिटेड में से इस फॉरफिटेड को घटा देंगे, घटाएंगे तो यहाँ पे एंट्री बनेगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। डिफरेंट दोनों का आएगा 1500, यही 1500 रुपया आपका आंसर होगा। चूंकि स्पेस कम है, आपको उसी में मैंने बताया, ठीक है। तो इस तरह एंट्री करके, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आसान क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते हैं। अब यहां देखिए, ये सुमेलित करने के लिए दिया है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दर्शाए गए क्रम में लिखिए। अब देखिए चालू दायित्व, चालू दायित्व, चालू संपत्ति, ये हमारा पूर्वदत्त किराया क्या है, चालू संपत्ति है। और बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, चालू दायित्व। इसी तरह इधर आ जाइए, बनावटी संपत्ति और एक गुडविल दिया गया लाभन खाते का डेबिट से। ये किससे किससे बनावट, गुडविल दिया गया है वो इंटेंजिबल एसेट्स हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा फिक्टिटियस एसेट्स, ख्याति उधर चला गया है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, क्रम यदि हम सही करेंगे तो सही क्रम हमारा क्या होगा, मिलाइए, 4, ऑप्शन नंबर
ये ऑप्शन नंबर बी होगा, ये ऑप्शन होगा। दूसरे का पहला, पहले का दूसरा, ऐसे करके गया था। यहां पे देखिए, मैनेजर को कमीशन उसके कमीशन देने के पश्चात लाभों पर 10% की दर से दिया जाता है। यदि कमीशन देने के पूर्व का लाभ 1,54,000 हो तो दे कमीशन क्या होगा। मतलब मैनेजर कमीशन निकालने के लिए दे रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा, मैनेजर कमीशन का फार्मूला होता है कि जो हमारा नेट प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट इंटू जो कमीशन का रेट है वो अपॉन 100 प्लस हमारा होता है रेट। नेट प्रॉफिट कितना है, 1,54,000 मल्टीप्लाई रेट कितना है 10% अपॉन 100 प्लस 10 निकालिए 154, 1,54,000 एक और जीरो बढ़ा देंगे 110 हो जाएगा। 0 11 11 बचेगा 4, 11 4 44, 14,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, एक अलग ढंग से पूछा गया है। प्रारंभिक देनदार इतना दिया है, विक्रय वापसी 7,000 दिया है, अप्राप्त ऋण 3,000 दिया है, देनदारों से प्राप्त रोकड़ 40,000 है और अंतिम रहतिया इतना है, तो उधार बिक्री की राशि क्या होगी। यहाँ पे हम क्रेडिट सेल निकालने के लिए बात कर रहा है। क्रेडिट सेल निकालने में हम एक अकाउंट बनाएंगे, टू बैलेंस हमारा हो जाएगा बीडी या ओपनिंग डेबिटर्स कहिए। प्रारंभिक देनदार हमारा कितना हो जाएगा 10,000, मतलब एक तरह से ये डेब्टर्स है, वो भी ओपनिंग डेब्टर्स। उसके बाद से बिक्री वापसी 7,000 है, बाय सेल्स रिटर्न कितना दिया है 7,000 दिया है। अप्राप्त ऋण हमारा बैड डेब्ट्स कितना दिया है 3,000 दिया है। देनदारों से प्राप्त हमारा डेब्टर्स से रिसीव हुआ है 40,000 है। फिर क्या है, स्टॉक दिया गया है, क्लोजिंग स्टॉक बाय बैलेंस सीडी कितना है 13,000। जोड़ दीजिए सबको, कितना आ जाएगा 3 4 1 5 1 6, इधर आ जाएंगे 63, डिफरेंस हमारा आएगा 53,000। देखिए कहीं 53,000 है, ये हमारा क्रेडिट सेल होगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यदि ए बी 5:3 के अनुपात में साझेदार है, सी को प्रवेश करें और नया अनुपात हमारा ये तय होता है, तो ए बी का त्याग का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिएगा, अब यहाँ पे ओल्ड रेशियो हमारा कितना है 5:3। सी एडमिट हुआ, सी क्या हुआ एडमिट होता है। एडमिट होने के बाद से हमारा न्यू रेशियो बनता है। न्यू रेशियो का फार्मूला क्या होता है, दिया कितना है 4:2। हमें निकालना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इसका फार्मूला क्या आता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यही होता है। ओल्ड रेशियो हमारा ए का 5/8 है, इसमें से घटा देंगे 4 2 6 2 8, 4/8, एलसीएम हो जाएगा 8 होगा। अब ये हो जाएगा 5 - 4 = 1/8। अब बी का हमारा कितना है 3:8 है, इसमें से घटा देंगे 2/8, एलसीएम हमारा हो जाएगा 8, 3 - 2 / 1/8। तो ए बी का हमारा रेशियो होगा 1:1। 1:1 कहीं दिया, ये है, ये रेशियो है, ध्यान दीजिएगा, लगा नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी इसके। अगला क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है, गार्ना बराम मर्रे के नियम के अनुसार किसी साझेदार के दिवालिया होने पर उससे हुई हानि को अन्य साझेदारों में बांटा जाता है। गार्ना बराम मर्रे के अनुसार दिवालिया साझेदार की हानि को उसके पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। नेक्स्ट है, बंधक का ऋण दिखाया जाता है। जो बंधक लोन है, लोन ऑन मॉर्टेज है, उसको हम कहाँ पर दिखाते हैं, तो उसे आर्थिक चिट्ठे के लायबिलिटी साइड में, कोई भी लोन होता है उसे लायबिलिटी के साइड में दिखाया जाता है। अगला है, रहतिया खाता है, स्टॉक खाता है। स्टॉक किस तरह का खाता है, व्यक्तिगत, नाम मात्र, वास्तविक वितरण, कौन सा खाता है। स्टॉक एक तरह से रियल अकाउंट होता है। हरास का कारण होता है,
मूल्य उच्चाचन, दुर्घटना, संपत्ति का प्रयोग। इसका मेन जो कारण की जब बात करेंगे तो संपत्ति का निरंतर प्रयोग के कारण ही ह्रास होता है। वैसे ह्रास तो कई रीजनों से होता है, लेकिन मेन कारण है तो संपत्ति का निरंतर प्रयोग होने के कारण। 92 नंबर क्वेश्चन है कि ख्याति है। ख्याति क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट्स है, ऑप्शन नंबर डी। एक कंपनी के अंतिम खाते में प्रारंभिक व्ययों को दिखाया जाता है। एक कंपनी के अंतिम खाते में जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज होते हैं, इसे हम कहाँ दिखाते हैं भाई? इसे आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। लेकिन कंपनी अधिनियम जो 2013 बना तो उसको लायबिलिटीज में दिखाया जाता है, एक जगह घटाकर दिखाया जाता है। लेकिन नॉर्मली आजकल क्वेश्चन इसी पे पूछ रहा है, ये मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में इसे दिखाया जाता है। 94 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चालू संपत्ति नहीं है? पूछ रहा है कि कौन करंट एसेट्स नहीं है। करंट एसेट्स, बैंक अधिविकर्ष लायबिलिटीज है, अंतिम रहतिया ये है, देनदार करंट एसेट्स है, प्राप्य बिल करंट एसेट, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटीज है। यही ऑप्शन सही है। अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम को दिखाया जाता है। जब कंपनी शेयर इशू करती है और उसे प्रीमियम पर इशू करती है तो पूछा जा रहा है प्रीमियम पर इशू को कहाँ दिखाया जाता है? तो उसे आर्थिक चिट्ठे के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। ठीक है, अगला है अपहरित अंशों के पुनः निर्गमन पर दी गई छूट को डेबिट किया जाता है। कह रहा है कि जब शेयरों को हरण किया जाता है तो हरण करने पर पुनः निर्गमन किया जाता है, तो पुनः निर्गमन पर दी गई जो छूट होती है उससे पूछ रहा है कि कौन सा खाता डेबिट किया जाता है। तो अंश हरण खाता डेबिट वहां पे किया जाता है, शेयर फॉरफिटेड को। अगला 97 में कह रहा है कि स्वामी द्वारा अपने निजी प्रयोग हेतु 500 रुपए की सामग्री ली गई। मतलब मालिक के द्वारा अपने निजी प्रयोग करने के लिए 500 की सामग्री लिया, जिसका बहियों में लेखन नहीं किया गया। ये कौन सी पूछ रहा अशुद्धि है? तो चूक की अशुद्धि होती है, क्योंकि जो गलतियां भूल व अनजाने बस होती हैं उसे चूक की त्रुटि कहते हैं। अगला है रोकड़ बही में प्रति प्रविष्टि की जाती है। प्रति प्रविष्टि का मतलब होता है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री पूछ रहा है कि कहाँ की जाती है? 3 खाने वाले कह रहा है कि लघु रोकड़ बही में, सामान्य रोकड़ बही में, 3 खाने वाले में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कंट्रा एंट्री का प्रयोग 3 खाने वाले, क्योंकि 3 खाने में बैंक कॉलम, कैश कॉलम और डिस्काउंट कॉलम होता है। 99 नंबर क्वेश्चन है, किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत लागत समतुल्य पर रहतिये के मूल्य की गणना करने का सूत्र कौन सा है? कह रहा है किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत लागत समतुल्य पर रहतिये के मूल्य की गणना करने का सूत्र कौन सा है? सूत्र है अदत्त जो किस्त है उसमें डिवाइड कर देंगे विक्रय मूल्य की नगद मूल्य से, विक्रय मूल्य और नगद मूल्य से। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है कि अंश अधिपत्र निर्गमित किया जा सकता है, जबकि अंश मतलब जो शेयर वारंट है वो इशू किया जा सकता है जब अंश पूर्ण प्रदत्त हो, आंशिक प्रदत्त हो, खो गया हो, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पूर्ण प्रदत्त हो, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है गत्यावरोधो, गत्यारोध द्वारा साझेदार होता है। गत्यारोध द्वारा साझेदार कौन होता है? सीमित अधिकार वाला साझेदार, नाम मात्र का साझेदार, 2 ऑप्शन और है उसको भी चेक करते हैं, यहां दिया है। निद्रालु साझेदार, विशेष परिस्थितियों में साझेदार। तो विशेष परिस्थितियों में साझेदार। एक साझेदारी फर्म अवैध होती है। एक साझेदारी फर्म अवैध कब होती है? कोई एक साझेदार शत्रु देश का हो, वह सीमित समय के लिए स्थापित हो, उसमें 7 साझेदार हो, उसमें निबंधन साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत हो। तो जब किसी शत्रु देश का साझेदार होता है तो ऐसी दशा में साझेदारी अवैध हो जाती है, ऑप्शन नंबर ए सही। अगला क्वेश्चन क्या है? 103, निम्नलिखित में से कौन सा एक पार्षद सीमा नियम में शामिल नहीं किया जाता? निम्न में से कौन सा एक पार्षद सीमा नियम में शामिल नहीं किया जाता? नाम वाक्य होता है, क्षेत्राधिकार वाक्य, उद्देश्य वाक्य, दायित्व वाक्य। क्षेत्राधिकार वाक्य नहीं होता। फिर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक लक्षण साझेदारी संगठन में विद्यमान नहीं है? निम्न में से कौन सा एक ऐसा लक्षण है जो साझेदारी संगठन में कह रहा है कि विद्यमान नहीं है? अविच्छिन्न उत्तराधिकार, ये कंपनी की विशेषता है।
सीमित दायित्व साझेदारी की है, एक साझेदार द्वारा सृजन, ऐच्छिक पंजीकरण, सब साझेदारी की है। अविच्छिन्न उत्तराधिकार जो है ये कंपनी की विशेषता है। अगला है प्रेरण, एक अंतर्निहित तत्व है। प्रेरणा किसका तत्व है? स्टाफिंग का, आयोजन का, निर्देशन का, नियंत्रण का। प्रेरणा किसका तत्व है? ये डायरेक्शन का। प्रेरणा मतलब अभिप्रेरणा का। प्रबलतम उधारी विपत्र, ये किससे संबंधित है? प्रबलतम उधारी प्रपत्र विपत्र किससे संबंधित है? प्रतिष्ठि से, अप्रतिसंहरणीय से। दो ऑप्शन और है, देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, प्रतियुक्त पुष्टियुक्त अप्रतिहंसरणीय से। अगला है अधिकारों का भर्रापण संगठन का आकार बनाता है। अधिकारों का भर्रापण संगठन के आकार को बनाता है। भर्रापण जो किया जाता है वो संगठन के आकार को क्या करता है? छोटा करता है, बड़ा करता है, बृहत करता है, अति लघु करता है। क्या करता है? बड़ा करता है। अगला क्या? एक कंपनी समामेलित मानी जाती है जब रजिस्ट्रार के पास आवश्यक प्रलेख पहले से जमा कर दिए गए हों, रजिस्ट्रार के समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया हो, वह वास्तव में व्यवसाय आरंभ कर दे, उपयुक्त में से कोई नहीं। रजिस्ट्रार से जब समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेता है तो माना जाता है कि कंपनी रजिस्टर्ड हो गई। पर्यवेक्षण विस्तार से क्या आशय है? अधीनस्थों की संख्या से, पर्यवेक्षण सीमा से, पर्यवेक्षण गुण से, पर्यवेक्षण प्रकृति से। बताइए पर्यवेक्षण से क्या है? पर्यवेक्षण का मतलब होता है अधीनस्थों की संख्या से। अगला है 110 नंबर क्वेश्चन, क्रियात्मक संगठन आधारित है। क्रियात्मक संगठन किससे आधारित है? बताइए क्रियात्मक संगठन किससे आधारित है? एक विशिष्टीकरण से संबंधित है। संगठन होता है ना, संगठन के कई प्रकार, रेखा संगठन, क्रियात्मक संगठन, ठीक ना। अगला है वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन है? भाई ये एफ.डब्ल्यू. टेलर है। ये तो बहुत सिंपल है, ये तो सभी लोग जानते होंगे। अगला है एकल स्वामित्व में स्वामी का दायित्व होता है। एकाकी व्यवसाय में स्वामी का दायित्व क्या होता है? असीमित होता है। इधर कुछ नॉर्मल क्वेश्चन भी इसमें आते हैं, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन टफ ही रहेंगे। एक संगठन संरचना जिसमें स्वामित्व व प्रबंध को अलग अलग किया जाता है कहलाता है। मतलब वो कौन सी संगठन संरचना है जिसमें स्वामित्व और प्रबंध को अलग अलग किया जाता है? तो वो संगठन है आपकी कंपनी। कंपनी में ही मालिक अलग होता है, संगठन अलग होता है। अगला क्वेश्चन, एक संगठन संरचना जिसमें स्वामित्व, एक संगठन संरचना जिसमें स्वामित्व और प्रबंध को अलग अलग है। हाँ ये तो कंपनी हो गया, ये तो हो ही गया। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेवाओं के विपणन मिश्रण में कितने शामिल है? भाई 4 विपणन सेवाएं हैं, ठीक ना, 4P हैं। हेल से प्रीमियम योजना आधारित है। हेल से प्रीमियम योजना किससे आधारित है? समय योजना पर, कार्य की मात्रा पर, बचाए गए समय पर, कार्य की गुणवत्ता पर। बताइए किससे संबंधित है? जो हमारा टाइम सेविंग है, हेल से प्रीमियम योजना इनसे संबंधित है, बचाए गए समय से। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन, किसी उपक्रम में संगठन की स्थापना करता है। किसी उपक्रम में, संस्था में संगठन की स्थापना कौन करता है? उच्च प्रबंध, मध्यस्थ प्रबंध की कौन प्रबंध करता है? बताइए उच्च प्रबंध, मध्यस्थ प्रबंध। 2 ऑप्शन और भी है, निम्न प्रबंध, सारे प्रबंध करते। रेखा योग कर्मचारी संगठन का सबसे उपयुक्त है। रेखा कर्मचारी संगठन किस व्यवसाय के लिए उपयुक्त है? छोटे उपक्रमों के लिए, मध्यम श्रेणी के उपक्रमों के लिए, बड़े आकार के उपक्रमों के लिए, कुटीर उपक्रमों के लिए। बताइए किसके लिए उपयुक्त है? बड़े आकार के उपक्रमों के लिए रेखा और कर्मचारी संगठन उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर सी। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विपणन निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? मार्केटिंग किसके अध्ययन से संबंधित है? उपभोक्ताओं का क्रय संबंधी व्यवहार, विक्रय प्रबंध, उपभोक्ता की संतुष्टि, उपयुक्त सभी,
तो भाई उपयुक्त सभी ऑप्शन है, सबके लिए अध्ययन किया जाता है मार्केटिंग के लिए। अगला है कि जो संगठन अनुकूल बनाने और परिवर्तन की क्षमता विकसित कर लेता है उसे कहते हैं, मतलब जो संगठन अनुकूल बनाने और परिवर्तन की क्षमता विकसित कर लेता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? वास्तविक संगठन, शिक्षार्थी संगठन, विकासात्मक संगठन, परिवर्तन शिक्षार्थी संगठन। ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट हमारा संगठन है 120 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन, जिसको हम WTO के नाम से जानते हैं, ने विधिवत कब कार्य प्रारंभ किया? 1 जनवरी 1995। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसमें ये मान के चलिए कि आपके 40% क्वेश्चन तो बहुत नॉर्मल रहेंगे, जिसमें से लगभग सारे लोग इसे आसानी से कर सकते हैं। 20% जो क्वेश्चन होंगे थोड़ा सा उससे स्टैंडर्ड हाई रहेगा, जो थोड़ा बहुत पढ़ा रहेगा वो कर पाएगा। इसके बाद से जैसे जैसे धीरे धीरे आगे हम बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन का लेवल टफ होता जाएगा, और लास्ट के हमारे 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, जिसके बेस पर हमारी मेरिट बनेगी। तो यही था आप लोग का 2018 का पेपर। अब एनालिसिस कर लीजिएगा, और आपको एक एनालिसिस का एक वीडियो भी मैं भेज दूंगा बाद में कि किससे कहाँ से कितने क्वेश्चंस उठाए गए थे, कैसे कैसे सॉल्व किए गए, कैसे कहाँ से पढ़ना है, जहाँ से जिस टॉपिक से ज़्यादा लिया गया है उसको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं किसी दूसरे लेक्चर में। बाय।